मैं कभी भी उस होटल के बाहर नहीं निकला। मैं उस होटल के बाहर निकल के ही नहीं, मतलब एग्जाम देने जाता था। वहीं यूपीएससी थी वो, एचपीएससी, हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी में एग्जाम हो रहे थे। तो पैदल का रास्ता था, वहां गया और वापस रूम में। ऐसे ही इंटरव्यू देने के लिए गया, तब भी नहीं गया, मतलब कहीं गया ही नहीं। शिमला घर। कोई मुझसे वहां कुछ पूछे तो हाँ, एक और बड़ी एक तो उसमें इंसिडेंट थी कि जब आखिरी पेपर था जिस दिन मेंस एग्जामिनेशन का, तो मौसम बड़ा खराब था, मार्च की बात थी वो। मौसम बड़ा खराब था, तो वहां बारिश पड़ने लगी। फिर ओले पड़े, बर्फ भी पड़ी। बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब जब हम लोग, बर्फ तब पड़नी शुरू हुई जब हम लोग वहां से निकले। तो जब बारिश हुई तो मेरे साथ ये रहता है कि मैं रुकता वगैरह नहीं हूँ, जैसे कोई, मैं अपनी, जब चलना शुरू करता हूँ तो रुकता नहीं हूँ। बारिश हुई तो मैं बारिश में भी, यहाँ भी कभी बारिश होगी तो मैं, लोग भीग खड़े हो जाते हैं कि यार भीग गए या भीग जाएंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता। तो मैं जैसे ही पेपर दे के निकला तो बारिश हो गई, बारिश शुरू हो गई, तेज बारिश थी, और मैं पैदल अपना आ गया। और भीग गया पूरा। अब कपड़े भी नहीं थे, मेरी जैकेट वगैरह सब भीग गई। तो मैंने होटल वालों से पूछा, मैंने कहा यहाँ कहीं कुछ मिलेगा कपड़ा वगैरह कोई। तो उन्होंने कहा कि आज तो बाजार बंद है, लेकिन यहाँ पड़ोस में एक दुकान है, वहां आपको कुछ कंबल वगैरह मिल जाएंगे। तो मैं गया, वहां से एक कंबल खरीद के लाया। इतना तो मैंने किया कि वहाँ एक बाजार था बराबर में ही, वहां गया और कंबल खरीद के लाया। फिर मैं जिससे ओढ़ के बैठ गया बस में, क्योंकि ठंड लग रही थी। ठंड तो होती है वहाँ, तो मुझे वैसे भी थोड़ी ज्यादा लगती है। नहीं तो मैं कहीं नहीं गया। तो ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि कुछ चीजें बहुत हावी नहीं होनी चाहिए। तो पढ़ाई बहुत ज्यादा हावी थी। और इसका एक और मैं, एक शायद नेगेटिव फैक्ट इसका और बताता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि मैं इस बात को लेके बहुत श्योर तो नहीं हूँ कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसे ही मैं बाकी बातों को लेके भी श्योर नहीं होता कभी कभी कि क्या है और क्या नहीं है, वैसे ही ये भी है। जैसे मुझे पढ़ने की ना, मैंने बताया लस्ट थी, तो मेरा बुक पढ़ के या एक बुक पढ़ के, एक टॉपिक को एक बुक से पढ़ के कभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, मुझे शांति मिलती ही नहीं थी। मुझे आता ही नहीं था कि मुझे आता है इसमें कुछ, ऐसा लगता ही नहीं था। अगर उसमें एक शब्द भी ऐसा है उस टॉपिक में जो मुझे समझ में नहीं आया है, तो फिर, और उस समय ये इंटरनेट वगैरह था, कुछ नहीं होता था जब हम लोग पढ़ रहे थे, ये तो सब कुछ नहीं था। और मैं तो वैसे भी गांव का ही था, गांव का बच्चा, वो कौन, मेरे पास फोन भी नहीं था, बहुत बाद में आया। और बड़ा वाला फोन तो मैंने लिया ही अब, जब लॉकडाउन हुआ। तो मैं किताबों पर ही निर्भर रहा। तो मैं क्या करता था, किताब लेके गया, और बुक सेंटर वालों से मेरी अच्छी पटती थी इसी मामले में। तो मैं किताब लेके आया, उसको मैंने पढ़ा, फिर पूरी किताब पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी। ऐसा भी हुआ है, मतलब ऐसा हुआ भी क्या, ऐसा हुआ ही है अमूमन सभी विषयों को लेकर। एक विषय के लिए कम से कम 12 या 13 किताबें मैंने पढ़ी, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड ही। अब इतनी इतनी ज्यादा अगर आप पढ़ लोगे नॉलेज, अब कैसे चीजों को आप एसिमुलेट कर पाओगे? फिर आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर बार बार यही करते रहोगे तो फिर इससे, अब इसका नेगेटिव बताता हूँ। तो जब मेंस एग्जामिनेशन होता था,
तो उसमें परेशानी मेरे साथ में लिखने की आ जाती थी। मैंने देखने को मिला मेरे पास लिखने के लिए इतना होता था और समय रह जाता था कम। और उसकी वजह से ये होता था कि पेपर पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन छूट गया, मेरी वर्ड लिमिट भी क्रॉस कर जाती थी। शायद वो एक राइटिंग प्रैक्टिस की कमी की वजह से, इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। मेरे साथ ये बहुत बड़ी कमी थी। अब उसके कई रीजन थे, एक रीजन ये भी था जो मैंने आपको बताया कि मेरे पास था बहुत लिखने के लिए और समय वहां कम रहता था। तो फिर बाद में जब चीजें हो रही थी तो फिर मुझे किसी ने, मेरे सीनियर ने सलाह दी कि आप ऐसा करिए कि पहले लिखने से पहले वो स्ट्रक्चर बना लीजिए कि आपको क्या लिखना है। तो फिर आपका दिमाग है ना भागेगा नहीं इधर उधर, उधर ही चलेगा, उसी 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 स्ट्रक्चर को पूरा कर देगा। जो क्वेश्चन की बन गई है आप उसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखते चले जाएंगे। तो ये ठीक थी बात। मैंने इसे ट्राई किया। तो फिर ये हुआ कि क्वेश्चन पॉइंट्स में ही लिख दिया, पूरा का पूरा पॉइंट्स में ही आ गया सब, क्योंकि पॉइंट ही इतने बन गए कि उसमें अगर मैं लिखता तो फिर बड़ा हो जाता। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट यानी एक क्वेश्चन के लिए सात सात आठ आठ पॉइंट उसके पॉजिटिव, सात सात आठ आठ पॉइंट उसके नेगेटिव। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट था इसका जो मैंने आपको बताया। और पॉजिटिव ये था कि मेरे पास नॉलेज इकट्ठी हो गई, और शायद यही कामयाब भी रहा, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा पाता हूँ। इसीलिए मुझे क्लैरिटी होती है टॉपिक्स को लेके। इसीलिए मेरे पास विषय का कोई बंधन नहीं है। कोई भी बंधन विषय का मेरे साथ कभी नहीं रहा। मैंने अपने आप को विषय के चक्कर में बांधा ही नहीं। लोग कहते हैं मेरा ये मजबूत है, मेरा ये कमजोर है, मुझे आज तक ही नहीं पता चला मेरा क्या कमजोर है और क्या मजबूत है। सब चीजें मेरे लिए कमजोर है मेरी। और दूसरे नजरिए से देखो तो कुछ चीजें मुझे आती हैं, मतलब उन चीजों में मुझे चीजें आती भी हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो मेरी कमजोर है। और इसके बड़े बढ़िया एग्जाम्पल हैं। मैं आप लोगों को ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भी अपने आप को देखो, इसका बड़ा सही फायदा मिलता है। अगर आप अपने आप को विषय से बांध के चलेंगे ना कि ये पढ़ना है, ये अच्छे से पढ़ना है, इसमें तो ऐसे ही काम चल जाएगा, तो ये आधी अधूरी बात है, पूरी बात नहीं है। इससे जब तक ये पूरी बात नहीं है तो रिजल्ट पूरा कैसे आएगा? रिजल्ट भी आधा अधूरा ही होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं दिल्ली जब पढ़ता था तो पैसे बहुत खर्च होते थे वहां, रेंट वगैरह बहुत जाता था, घर से उतना मिलता नहीं था। तो पार्ट टाइम काम करने की कोशिश की हम लोगों ने। तो मुझे इकोनॉमी बिल्कुल नहीं आती थी, मैंने कभी नहीं पढ़ी इकोनॉमी, कभी नहीं पढ़ी थी। पहली बार जब मैं दिल्ली गया तो मैंने इकोनॉमी पढ़ी, कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, वो बहुत बढ़िया है अभी भी, डी कुमार सर, दृष्टि आईएएस में है, वो मेरे गुरु हैं। तो वो मेंस का बैच चला रहे थे, मेन प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था और मेंस का उनके यहाँ बैच शुरू, मैं उसी में चला गया। अब मुझे कुछ समझ ना आया, मैं बीच में ही छोड़ के आ गया उसे। बाद में ताऊ जी ने मेरी उसमें मदद की। और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है उमा कपिला, वो एसआरसीसी में एचओडी थी उस समय, एसआरसीसी की इकोनॉमी की। ताऊ जी ने कहा तू इनके पास चला जाया कर, ये तुझे कुछ पढ़ा दिया करेंगी। उनका घर बराबर में ही था दिल्ली यूनिवर्सिटी में।
तो अब उनको कहाँ टाइम था, लेकिन मैं चला जाता था, तो वो मेरे से बहुत इन्फ्लुएंस थी मैम। वो मुझे बता देती थी नॉर्मली, मैं ऐसे भी चला जाता था। वो थोड़ा वो भी करती थी कि ये अ, सिंह साहब का भतीजा है। तो मैंने वहां से, मुझे चीजें सीखने को मिली इकोनॉमी में, फिर मैंने पढ़ाई की। तो एक दिन मैं उनसे ही कह रहा था, मैम से ही, कि मैंने कहा ऐसे ऐसे थोड़ी परेशानी होती है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मतलब वहां पर मुखर्जी नगर में, और मैं तो घर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ना एक एग्जाम होता है, ये लोग एंट्रेंस लेते हैं एक, और उसमें एडॉक बेसिस पे लोगों को काम करने के लिए रख लेते हैं। लेकिन एंट्रेंस जो होगा वो इकोनॉमी का ही होता है, उसमें ऑनर्स लेवल का वो पूछते हैं, बी ऑनर्स लेवल का वो आएगा, और दे के देख ले, अगर हो जाएगा तो वो काम के बेसिस पर वो पेमेंट करते हैं रिसर्च स्कॉलर के तरीके से। मैंने वो किया, उन्होंने भरवाया फॉर्म वगैरह, मैंने दिया, मेरा हो गया उसमें, तो मुझे कुछ पैसे मिलने लगे। तो आप देखो कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था हिस्ट्री, यूपीएससी में। और जब मैंने तैयारी शुरू की थी उस समय दो ऑप्शनल होते थे यूपीएससी में। तो एक ऑप्शन था हिस्ट्री, एक दूसरा था पॉलिटिकल साइंस। और जो काम करने का मौका मिला सबसे पहले, वो इकोनॉमी के फील्ड में मिला देखो, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पे, और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। उस समय राजन सर जो थे, रघुराम राजन का आपने नाम सुना होगा, आरबीआई के गवर्नर थे ये बाद में। उस समय ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। इन्हीं को हमारे पेपर वगैरह जाते थे। मैं इनसे मिला भी था उस समय, मतलब मिला तो माने ऐसे कि एक कॉन्फ्रेंस थी रिटेल सेक्टर में एफडीआई को लेकर, तो वो मैंने अटेंड की थी, उसमें वो मेन चीफ गेस्ट थे। तो उस समय मुलाकात हुई उनसे, सब सब लोग मिल रहे थे। और बाद में अपने मेंस एग्जामिनेशन लिख के हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से, जब मैंने कोचिंग में पढ़ाया, तो अब क्योंकि वहां तो एक साल के लिए रखते थे, तो एक साल वो निकल गया, फिर हम बाहर हो गए, मतलब वही हमारा काम पूरा हो गया। तो फिर कोचिंग में पढ़ाने की कोशिश शुरू की दिल्ली में ही। तो चाणक्य आईएएस में, दिल्ली में ही है चाणक्य आईएएस एकेडमी, मिश्रा सर का है। तो वहां मैंने बोला हुआ था। अब वहां हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए तो कोई जगह खाली थी नहीं। उनका बीच में ही ज्योग्राफी की फैकल्टी भाग गई। वो बिहार बिहार से थे, वो चले गए, पता नहीं कोई डिस्प्यूट रहा होगा। तो उनके मैनेजर का मुझे फोन आया कि यार तुम ज्योग्राफी पढ़ा सकते हो। मैंने कहा हाँ पढ़ा दूंगा, जबकि मैंने ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ाई थी उससे पहले, या मैंने खुद भी बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ी थी। अब मुझे नहीं पता, मतलब मैं ज्योग्राफी को लेकिन श्योर नहीं था। फिर मैंने ज्योग्राफी को बड़े, और मेरे पास जो भी किताबें थी मैंने उसमें से बहुत अच्छे से उसे पढ़ा, और मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया फिर सबसे पहले। इसलिए जब मैं अभ्युदय में भी आया तब वहाँ ज्योग्राफी पढ़ाता रहा। अभ्युदय में ज्योग्राफी की फैकल्टी के रूप में ही मुझे रखा गया था पहले। फिर मेधा रूपम मैम ने मुझे इकोनॉमी दे दिया। खैर, ये इसीलिए मुझे किसी विषय में कभी कोई पढ़ाने में दिक्कत नहीं हुई। जैसे मेधा मैम ने मुझे कहा था उस समय, वो यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर थी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम पढ़ा लोगे इकोनॉमी, और हमारे पास कोई इकोनॉमी की फैकल्टी है नहीं, तो तुम इकोनॉमी पढ़ाओगे। मैंने इकोनॉमी पढ़ाया फिर वहाँ, और फिर उसके बाद उसी में ही एम्पैनलमेंट हो गया। मुझे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का मौका नहीं मिला देखो कभी भी,
क्योंकि ये सब्जेक्ट वो हैं जो मेरे ऑप्शनल हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये खत्म नहीं होंगे। ये सब्जेक्ट मेरी कमजोरी है, ये खत्म नहीं हो पाते मुझसे आसानी से। इसीलिए तो इतना समय लग जाता है। आप देखो कि एक एक सॉवर्निटी मैंने आपको कराई उसमें, उद्देशिका में, प्रियम्बल में, किसी भी किताब में आप देखो, सॉवर्निटी 2 या 3 लाइनों में वो खत्म कर दिया होगा उन्होंने, किसी भी बुक में। अगर किसी में होगी भी तो, अदरवाइज तो मिलेगी नहीं, ऐसे ही मिलेगी बस। मिलेगी भी तो उन्होंने 2 3 लाइन में जो वर्ड सॉवरीन है उसे उन्होंने कंप्लीट कर दिया होगा। लेकिन आपके नोट्स में देखो शायद पूरा एक पेज होगा उसके लेके। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मुझे नहीं लगेगा, मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी किताब में उसे आर्टिकल से जोड़ के तो बहुत ही नहीं मिलेगा आपको, फंडामेंटल राइट से जोड़ के, या फंडामेंटल राइट से नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से जोड़ के। वो भी आपके नोट्स में है, और इसीलिए खत्म नहीं होती है मुझसे। चलिए, देखते हैं, हम खत्म करेंगे, पूरी कोशिश रहेगी। शुरू करते हैं। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं चलता हूँ फिर आगे। चलिए ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सोशलिज्म कंप्लीट कर लिया था शायद। आज हम लोग इसमें सेक्युलरिज्म को देखेंगे, पंथ निरपेक्षता को। सोशलिज्म कंप्लीट हो गया था ना? हाँ जी, जी सोशलिज्म सर। कंप्लीट है। ठीक है। पंथ निरपेक्षता को देखते हैं या सेक्युलरिज्म को? देखो, पंथ निरपेक्षता शब्द जो था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल ड्राफ्ट था उसका, उसमें ये नहीं था। बाद में इसे जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म की कॉन्सेप्ट पहले से ही थी। रखा इसे इसलिए नहीं गया था उसमें, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स चल रहे थे तो कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर सेकुलरिज्म वर्ड को उसमें आप रख दोगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होगा, इवन इंडियन सोसाइटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क होगा कि भारतीय समाज जो है उसमें सांप्रदायिकता की प्रवृत्तियां हैं, कम्युनल टेंडेंसी हैं। इसीलिए उन कम्युनल टेंडेंसी के को दबाने के लिए या उनको क्वेल करने के लिए जो फंडामेंटल लॉ है देश का, उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड यूज कर दिया गया। सभी इस बात को मानते थे एक मत से कि भारत में संप्रदायवाद की जो कॉन्सेप्ट थी वो नहीं थी। जब संप्रदायवाद है ही नहीं तो फिर उसके अगेंस्ट की जो कोई अगर बात है या विचारधारा है जैसे सेक्युलरिज्म, उसकी जरूरत ही क्या थी? तो इसलिए उस शब्द को नहीं रखा गया उसमें। पर अगर हम लोग देखें तो ये बाय डिफॉल्ट उसमें शामिल है ये कॉन्सेप्ट। देखो, सेक्युलरिज्म अगर हम लोग एनसाइक्लोपीडिया को देखें और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को देखें हम लोग, तो उसमें सेक्युलरिज्म का मतलब रखा गया है उपयोगितावादी नैतिकता, या इसे अंग्रेजी में कहें तो
यूटिलिटेरियनिस्ट मोरालिटी। नॉर्मली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नैतिकता को बढ़ाने वाली चीज, मोरालिटी को इंक्रीज करने वाली जो चीज है, दैट इज, और वो भी सकारात्मक सेंस में, पॉजिटिव वे में, क्योंकि उपयोगितावादी वर्ड आ गया है। तो वो कॉन्सेप्ट जो सकारात्मक या पॉजिटिव वे में मोरालिटी को इंक्रीज करती हो, दैट इज नोन एज सेकुलरिज्म। ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की परिभाषा है। सेकुलरिज्म की कॉन्सेप्ट सबसे पहले पश्चिम में देखी गई, और स्पेशली फ्रांस में देखी गई सबसे पहले। उन्होंने ये कहा कि धर्म का राज्य से कोई मतलब नहीं होगा। धर्म राज्यों के मामले में किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उन्होंने कहा जो राज्य है, स्टेट, वो फिजिकल वर्ल्ड से संबंधित है, भौतिक संसार का विषय है, जबकि जो रिलीजन है वो मेटाफिजिकल है। वो भौतिक संसार का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो आध्यात्मिक, उसको अगर कहूं सही शब्द में, मेटाफिजिकल का मतलब यहां से आध्यात्म कह सकते हैं। ये उस संसार का शब्द है, या उस संसार से मतलब रखता है। तो चूंकि दोनों अलग अलग बातें हैं, तो दोनों को एक जगह अगर मिला दिया जाएगा तो फिर ये खराब होगी चीजें, दोनों एक दूसरे को खराब कर देंगी। रिलीजन पॉलिटिक्स को खराब कर देगा, और पॉलिटिक्स रिलीजन को खराब कर देगी। और ये आपको देखने को मिल जाएगा अभी। बाबा लोग खूब राजनीति में आ रहे हैं, और रिलीजन खराब हो गया है इससे, क्योंकि उन लोगों का उद्देश्य केवल लोगों की भीड़ को इकट्ठा करना है, कुछ भी कह देते हैं। रिलीजन का मतलब ये नहीं था, इट इज नॉट द एसेंस ऑफ रिलीजन। लेकिन इस बात को विचारक बहुत पहले समझते थे, विशेष तौर पर पश्चिम में, इसलिए उन्होंने पोप की सत्ता को राजा की सत्ता से अलग कर दिया था बहुत पहले ही। और बाद में जब वहां पे संविधान बने, तो उन्होंने इस बात को मूल संविधान के पाठों में लिखा भी। इसी कॉन्सेप्ट को सेक्युलरिज्म कहा गया, कि जहां राज्य का धर्म से कोई मतलब ना हो, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सेक्युलरिज्म। फ्रांस में इसकी और ज्यादा स्ट्रिक्ट है फ्रांस इस मामले में। जब फ्रांस में संविधान बना, तो उन्होंने धर्म को बिल्कुल ही त्यागने की बात कही राज्य से। राज्य से, राज्य का ना तो कोई धर्म होगा, और ना ही धर्म, राज्य किसी धर्म को किसी तरीके से सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा। अगर धर्म राज्य के मामले में कोई हस्तक्षेप करता है, रिलीजन अगर स्टेट के अफेयर्स में कोई हस्तक्षेप, किसी तरीके का इंटरवेंशन करता है, तो स्टेट उसे रोकेगा भी। इसलिए फ्रांस में सेकुलरिज्म की सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट देखी गई। बाकी पश्चिम के समाजों में भी सेकुलरिज्म मिलता है, इसी तरीके का मिलता है, मिला जुला। लेकिन ये सेकुलरिज्म की नेगेटिव कॉन्सेप्ट मानी गई। नेगेटिव कॉन्सेप्ट माने धर्म को पूरी तरीके से त्याग देना, या धर्म को पूरी तरीके से अलग कर देना समाज से या राज्य से, दैट इज सेकुलरिज्म। इसलिए ये नेगेटिव है।
जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय इस बात पर जब चर्चा हुई, तो हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक परिभाषा को स्वीकार किया गया, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को। इसमें क्या था? गांधीयन दर्शन, और विशेष तौर पर गांधीयन दर्शन ये मानता है, ये मानता था जब ये सब बन रहा था, और इस पर गांधीयन दर्शन का बड़ा प्रभाव था। गांधीयन दर्शन, गांधीयन फिलॉसफी ये मानती है कि जो धर्म है वो किसी भी व्यक्ति में नैतिकता को बढ़ाता है। रिलीजन किसी भी पर्सन में मोरालिटी को इंक्रीज करता है, उसे वो और मोरल बनाता है, व्यक्ति को नैतिक बनाता है। और चूंकि नैतिक व्यक्ति ही नैतिक समाज का निर्माण कर सकता है, इसलिए धर्म समाज से अलग नहीं हो सकता है। और चूंकि धर्म समाज से अलग नहीं हो सकता, तो धर्म राजनीति से भी अलग नहीं हो सकता। इसलिए गांधी का एक बड़ा फेमस कोट भी है कि धर्म विहीन राजनीति शव के समान है। क्यों? क्योंकि वो धर्म को नैतिकता बढ़ाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, और राजनीति में वर्ड नीति है ही। जो नीति है वो हमेशा नैतिक होती है। पॉलिसी ऑलवेज बी मोरल। इफ पॉलिसी इज नॉट मोरल, देन इट इज नॉट द पॉलिसी। गांधी ये मानते थे। इसलिए ये माना गया कि जो धर्म है उसे राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। पर यह भी माना गया कि सभी धर्म जो हैं वो नैतिकता को बढ़ावा देने का काम करते हैं, और सभी धर्म इस मामले में समान हैं। इसलिए सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। और राज्य क्या करे? सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेकुलरिज्म इन इंडिया, मतलब क्या हो सकता है इसमें, अगर आप देखने को मिले, तो जहां राज्य हज के लिए लोगों को पैसा देता है, तीर्थ यात्रा के लिए पैसा देता है या मदद करता है, उसके लिए फंड भी एलोकेट करता है, उसी तरीके से वो कांवड़ यात्राओं के लिए भी धन खर्च करता है, या किसी अन्य जो कोई भी यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा, उस पर वो खर्च करता है, जैसे अमरनाथ यात्रा। ये राज्य का कर्तव्य है, और ये पहले से ही है। दैट इज द सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षित करेगा। ये राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत भी आता है। हमारे यहां पर सेकुलरिज्म की जो कॉन्सेप्ट है वो इसी क्रम में अनुच्छेद 14 से भी जुड़ी हुई है। बाकी के बाद वाले तो वो हैं ही, आर्टिकल्स 26, 27, 28, 29, लेकिन उससे पहले भी आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत ये मानता है कि सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा राज्य के द्वारा। ये सकारात्मक संकल्पना है सेक्युलरिज्म की, यही संकल्पना है भारतीय संविधान में। ठीक है। इसलिए जहां पश्चिम की संकल्पना नेगेटिव है, क्योंकि वो धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग कर देते हैं, हम धर्म को राजनीति में
नैतिकता में वृद्धि के लिए या नैतिकता में वृद्धि करने के लिए उसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, क्या मैं आपको ये बात समझा पाया यहां तक? हाँ जी, क्लियर है। सर पाश्चात्य लोग ये नहीं मानते कि धर्म नैतिकता में वृद्धि करेगा। नहीं, वो ये मानते हैं कि जो नैतिकता है और धर्म है, वो दोनों जुड़े हुए तो हैं, लेकिन राज्य से उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो राज्य को नैतिक संस्था नहीं मानते हैं। मतलब राज्य जो है वो सब लोगों से मिला हुआ है, सब लोगों से मिलकर बनता है, और राज्य पूरी तरीके से मोरल नहीं होता। वो कई काम ऐसे भी करता है लोगों के हित के लिए जो कि अनैतिक होते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, पश्चिम के देशों में वेश्यावृत्ति लीगल है, विधि वैधानिक है वो, राज्य लोगों से कर लेता है इसी के लिए। लेकिन किसी भी धर्म में वेश्यावृत्ति को नैतिक नहीं माना जाएगा। प्रोस्टिट्यूशन को किसी भी रिलीजन ने कब नैतिक नहीं माना है, ये अनैतिक ही है। तो फिर राज्य इसे कैसे कर लेकर नैतिक कर सकता है? इसलिए पश्चिम में जो राज्य की संकल्पना है वो प्योर मोरल नहीं है। हमारे यहाँ राज्य की संकल्पना मोरल है। हालांकि मैं ये नहीं समझ पाया कि फिर शराब पीने को क्यों सही मानती है सरकार, और कोविड में भी शराब के ठेके खोल देती है, ये बात मुझे नहीं समझ में आई। इनका अपना होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारत में जो राज्य की संकल्पना है वो नैतिक है, मोरल है। जितने भी भारत में विचारक हुए जिन्होंने राज्य को परिभाषित किया, चाहे गांधी हो, चाहे रविंद्र हो, और चाहे उससे पहले मनु और कौटिल्य भी हो, तो उन्होंने भी राज्य को नैतिक ही माना है। हालांकि कौटिल्य ने तो नहीं माना है, लेकिन मनु ने माना है नैतिक। ठीक है। पश्चिम में लेकिन नहीं है। पश्चिम में तो अलग अलग बातें हैं, चलिए खैर। लेकिन वहां का दर्शन बहुत मजबूत है, फिलॉसफी वो लोग उनकी बड़ी गहरी चली जाती है, अगर फिजिकल वर्ल्ड के मामलों में जाएं तो। और कांट और विशेष तौर पर हीगल तो बहुत शानदार दार्शनिक है। चलिए लिखते हैं इसे। लिख लें, समझ में आ गया सबको? बताओ। जी सर। लिखो, हेडिंग डाल लो, पंथ निरपेक्षता, अंग्रेजी में सेक्युलरिज्म। पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के मूल पाठ में, भारतीय संविधान के मूल पाठ में शामिल नहीं था। द वर्ड सेक्युलर, द वर्ड secular was not the part of, was not the part of basic text of Indian Constitution, परंतु इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से
संविधान में जोड़ा गया, बट इट वॉज एडेड but it was added in constitution by 42nd constitution amendment। अब अगले पॉइंट से लिखना, एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया क्योंकि बताए ना मतलब ही क्या है इसका। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंतर्गत, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंतर्गत सेकुलरिज्म की परिभाषा, सेकुलरिज्म की परिभाषा उपयोगितावादी नैतिकता के रूप में की गई है। उपयोगितावादी नैतिकता के रूप में की गई है। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, according to encyclopedia britannica, secularism is being defined, secularism is being defined as utilitarianist morality, utilitarianist morality। अर्थात यह वह संकल्पना है, मतलब सेकुलरिज्म, अर्थात यह वह संकल्पना है जिसके अंतर्गत व्यक्ति, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपना भौतिक एवं नैतिक सुधार करता है, अपना भौतिक, भौतिक नहीं आध्यात्मिक लिखिए, अपना आध्यात्मिक एवं नैतिक सुधार करता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट अंडर विच अ पर्सन developed itself, developed itself morally and intuitionally, morally and intuitionally। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना, अगले पॉइंट से लिखना, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व में पंथ निरपेक्षता की, संपूर्ण विश्व में पंथ निरपेक्षता की दो संकल्पनाएं पाई जाती हैं, दो संकल्पनाएं पाई जाती हैं। इन होल ओवर द वर्ल्ड, इन होल ओवर द वर्ल्ड there are two concepts of secularism, there are two concepts of secularism। पहला लिखना, नकारात्मक संकल्पना, नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इसके आगे लिखना डैश करके।
इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत राज्य का धर्म से राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होता। अंडर इट, the state has no relation the state has no relation with religion। with religion, राज्य धर्म से राज्य धर्म से अलगाव रखता है। अलगाव रखता है, अलगाव माने कि ना उसके पास जाता ना उससे दूर जाता, अलगाव रखता है। स्टेट, बल्कि तटस्थ भी लिख सकते हैं, इस वर्ड को अलगाव की जगह तटस्थ भी लिख सकते हैं। तटस्थ वर्ड ज्यादा सही है, तटस्थ रहता है। स्टेट would be neutral about religion, about religion। अगले पॉइंट से लिखना, सकारात्मक संकल्पना, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें ऊपर वाले को लिख लीजिए, ऊपर वाले में एक वर्ड यूज कर लीजिए। पश्चिमी देशों में, पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में ऐसा लिखिए, पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में पंथ निरपेक्षता की यही संकल्पना पाई जाती है। पंथ निरपेक्षता की क्या लिखा, जरा बोलना, एक बार बोलना, सेंटेंस दिमाग से निकल गया। पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में पंथ निरपेक्षता की यही संकल्पना पाई जाती है। इन वेस्टर्न कंट्रीज इन वेस्टर्न कंट्रीज this concept of secularism this concept of secularism is being found। नेक्स्ट लिखना, सकारात्मक संकल्पना। इसके अंतर्गत धर्म को समाज में नैतिकता में वृद्धि करने वाला, समाज में नैतिकता में वृद्धि करने वाला उपकरण माना जाता है। उपकरण माना जाता है। इन इट इन इट द रिलीजन इज बीइंग कंसीडर्ड in it the religion is being considered an instrument to increase morality in society, in society। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना,
भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक संकल्पना को पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक संकल्पना को शामिल किया गया है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म is being considered, जिसके अंतर्गत क्योंकि सभी धर्म नैतिकता में अभिवृद्धि का माध्यम है, क्योंकि सभी धर्म नैतिकता में अभिवृद्धि का माध्यम है, अतः राज्य सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करेगा। अतः राज्य सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करेगा। अंडर इट, बिकॉज all religions equally spread morality in society, so state would protect, प्रोटेक्ट की जगह प्रिजर्व लिखिए, स्टेट वुड प्रिजर्व all religions equally, ठीक है। इसको यहां तक रख लेते हैं। एक दो मामले इसमें हैं सेकुलरिज्म में, जैसे सेंट जेवियर सोसाइटी वाला मामला है, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको लिख लेना। एक मैं लिखवा दूंगा कल, एक गजेंद्र गडकर थे न्यायमूर्ति, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं सेकुलरिज्म से रिलेटेड, तो एक दो उनकी बातें लिख सकते हैं हम। चलिए ठीक है, यहाँ के यहाँ तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।